हम जब मैंने लिस्ट में नाम दिखा मैंने, तो पहली बात तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। कम से कम 35 कर लूँ क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन कर लूँ 50 में से। तो जब एग्जाम में गया तो मेरे 35 क्वेश्चन को आते थे, एकदम सटीक क्वेश्चन। मतलब ऐसा था कि 35 क्वेश्चन के हमको आंसर आते ही आते हैं। तो मैं कुछ भी बोला, जो मुझे समझ में आया मैंने कुछ भी बोल दिया। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ भी नहीं बोलना होता है इंटरव्यू में। जो चीजें नहीं बोलनी है वो नहीं बोलनी है, जो चीजें बोलनी है वो। अच्छा। भी क्वेश्चन मेरे गलत होते थे, सिर्फ उन्हीं को देखता था। और जो मतलब सही होते थे उनमें ये देख लेते थे कितना समय लग रहा है। अगर समय ज्यादा लग रहा है तो फिर मतलब है कि वो टॉपिक मुझे फिर से पढ़ना है। एक बार इंटरव्यू हो गया उसके बाद सारी चीजें अच्छी लगती हैं। जब तक इंटरव्यू हुआ नहीं तब तक बात करने का भी मन नहीं होता है किसी से। कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी मैम। अगर कंसिस्टेंसी रखते हैं तो फिर पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। Hello everyone and welcome to this special guidance session by Olive Board. My name is Bhagyashree and today we have an incredible success story to share. We are joined by Amit Kumar Mishra who has successfully cleared the PNB SO and will be joining as credit officer. Amit's journey is truly inspiring and this session will be extremely helpful for all of you preparing for the upcoming exam. Amit, thank you so much for joining us today. थैंक यू मैम। Okay, so first of all, congratulations and let's start with your introduction. आप अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए, आप कहाँ से है, क्या कर रहे हैं कुछ। थैंक यू मैम मुझे ज्वाइन कराने के लिए। मेरा नाम अमित कुमार मिश्रा है। मैं सीतापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने अपना पढ़ाई में एमबीए फाइनेंस किया हुआ है। उसके बाद मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में एज एसोसिएट की रिलेशनशिप मैनेजर काम किया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने एलआईसी में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर ज्वाइन किया। देन मैं प्रिपेयर करता रहा। इसके बाद मेरा ये पीएनबी में एसओ में सिलेक्शन हो गया। ओके, तो आपको जब उस दिन रिजल्ट के दिन आपको लिस्ट में फाइनली आपका नाम दिखा था, फर्स्ट रिएक्शन कैसा था? फैमिली रिएक्शन कैसा था? आपका रिएक्शन कैसा था? हम जब मैंने लिस्ट में नाम दिखा मैंने, तो पहली बात तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। मैंने कम से कम 20 टाइम्स चेक किया उसको, अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर उसके बाद मैंने फैमिली में बताया। फैमिली वाले भी बहुत खुश हुए। और मैं एक्चुअली अपने घर पे रहता नहीं हूँ, मैं लखनऊ में रह रहा था। तो मैंने वहां पे अपना जो रिजल्ट देखा तो उसके बाद कम से कम 20 बार मैंने अकेले चेक किया पहले रिजल्ट की, सच में हो गया है कि नहीं हो गया है। फिर उसके बाद मैं सीधा घर चला आया। मैंने कॉल करके मतलब कॉल करके किसी को नहीं बताया, मैं सीधा घर आया। फिर मैंने घर पे बताया तो वो भी बहुत खुश हुए। सो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हो जाएगा क्लियर बट फाइनली यू क्रैक द एग्जाम। तो आप पहले आपकी तो आपने आपने बताया कि क्रेडिट ऑफिसर का फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो पहले आपने कौन से एग्जाम्स दिए हुए थे? मैंने आईबीपीएस पीओ क्लर्क एग्जाम दिए हुए हैं। एक्चुअली मैं 2017 में बैंक की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद मेरा एक्चुअली एमबीए में एडमिशन हो गया तो वो वहाँ से ब्रेक हो गया प्रिपरेशन। ओके। फिर ये मैंने फिर एमबीए किया। उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हो गया, कॉलेज प्लेसमेंट हो गया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में। फिर वो जॉब करने लगा। फिर उसके बाद जॉब के साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ता था। फिर मेरा एलआईसी में हो गया, एडीओ में। तो फिर वो ज्वाइन कर लिया। फिर उसके साथ साथ भी पढ़ते रहे। तो उसके बाद ये क्रेडिट ऑफिसर लास्ट ईयर जब वैकेंसी आई थी तब मैंने फॉर्म तो फिल किया था, बट वहां से ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाई तो पेपर नहीं दे पाया। फिर इस साल मैंने फॉर्म फिल किया और पेपर भी दिया और क्रैक हो गया। ग्रेट ग्रेट, वेरी हैप्पी फॉर यू। ओके, अब हम एग्जाम की तरफ जाते हैं। तो एग्जाम में आपका स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करते हैं। आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की थी? क्या स्ट्रैटेजी थी? कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे इस एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली? तो आप थोड़ा बताइए आपके बारे में। इस एग्जाम के लिए तो मैंने मतलब अगर ऐसे बात करेगा प्रिपरेशन की बात करें तो मैंने 3 मंथ ही हमको लगता दिए हुए हैं। फोकस जो दिया, हम्म 3 मंथ दिया था। हम्म और हम्म क्योंकि इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स ये पहले से पढ़ा भी था और उसके बाद इसमें तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो उसमें ये था हम्म कि 15-15 का क्वेश्चन भी हो जाएंगे ना तब भी निकल जाएगा। हम्म तो उसके लिए एसटी देते रहते थे। प्लस हम्म प्रोफेशनल नॉलेज का पूरा मैंने एक कोर्स भी लिया हुआ था और अपने आप से भी पढ़ता था। एक बुक भी है मेरे पास क्रेडिट ऑफिसर की, तो उस बुक से पढ़ते रहे। हम्म तो वहां से उसके बाद हम्म एसटी मैंने ली, ऑलिव बोर्ड की भी एसटी ली थी तो वो एसटी देता रहता था। मतलब मेन मेरा यही था कि एक बार ये मतलब क्वालिफाइंग नेचर वाला जो पेपर है वो निकल जाए, इसमें कम से कम 35 कर लूँ क्वेश्चन, 35 से 40 हम्म क्वेश्चन कर लूँ 50 में से। तो जब एग्जाम में गया तो मेरे 35 क्वेश्चन को आते थे, एकदम सटीक क्वेश्चन है। मतलब ऐसा था कि 35 क्वेश्चन के हमको आंसर आते ही आते हैं। तो वो गलत हम्म नहीं होने, मुझे ऐसा लगता था। हो सकता है उसमें से गलत हुए हो, लेकिन हम्म मुझे फुल कॉन्फिडेंस था ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, 35 क्वेश्चन। हम्म तो उसके हम्म बाद जो मॉक
जो इंटरव्यू होता था उसके लिए मैंने मॉक इंटरव्यू ऑलिव बोल्ड का ही लिया था। मतलब मुझे मॉक इंटरव्यू अगर बेस्ट लगता है किसी का तो ऑलिव बोल्ड का ही लगता है। रीजन उसके पीछे क्या है हम्म कि अगर जब मैंने एलआईसी भी क्लियर किया था ना तब भी मैंने मॉक इंटरव्यू ऑलिव बोल्ड का ही लिया था। वैसे तो इंटरव्यू मैंने जब भी स्केल 2 का भी दिया था, आरआरबी स्केल 2 का भी दिया था, तो मैं इंटरव्यू का कोई हम्म कोर्स नहीं ले पाया था। तो उसमें क्या हुआ कि हम्म मैंने इंटरव्यू में कुछ भी बोला, जो मुझे समझ में आया मैंने कुछ भी बोल दिया। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ भी नहीं बोलना होता है इंटरव्यू में। जो चीजें नहीं बोलनी है वो नहीं बोलनी है, जो चीजें बोलनी है वो अच्छा अच्छे से बोलनी है। तो ये मुझे रियलाइज, ये हम्म मैंने कोर्स से ही सीखा हॉलीवुड के। फिर उसके हम्म बाद 2 इंटरव्यू पहले शेड्यूल कराए थे, फिर उसके बाद यूनियन बैंक का भी मैंने इंटरव्यू दिया, तो उसके लिए भी मैंने फिर से कोर्स लिया था हॉलीवुड का। उसके बाद हम्म उसमें भी मेरे 2 मॉक इंटरव्यू हुए, तो वो मतलब हॉलीवुड का हम्म मॉक इंटरव्यू बेस्ट है मेरे हिसाब से। ओके ग्रेट। तो आपने ऑलिव बोर्ड से मतलब मॉक और ये टेस्ट लिए थे, तो आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा था अभी तक। तो अभी हम जाते हैं कि आपने इस साल रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, ये सब के लिए कैसे आपने प्रिपेयर किया था खुद को, मतलब आपका रूटीन कैसा था डेली, क्योंकि आप जॉब भी कर रहे थे राइट? तो आपने कैसे डिवाइड किया अपने टाइम को, कैसे क्या किया था? पहले मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाता था। इधर 2-3 महीने से मैं 5 बजे उठ रहा था, मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद फिर 5 बजे का 6 बजे तक सारा फ्रेशन अप होके 6 बजे से बैठ जाता था पढ़ने। 6 से 8, जी 8:30 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चला जाता था। फिर वहां से जी ऑफिस से आने में मुझे 6, 6:30, 7 बज जाता था। फिर वहां से आने के बाद रेस्ट किया, डिनर हम्म किया। उसके बाद फिर 10 बजे हम्म से पढ़ना चालू करता था, 11 बजे तक पढ़ता था। एक हम्म घंटे 1.5 घंटे मैक्सिमम पढ़ पाता था। बाकी जब हम्म छुट्टी रहती थी मेरी, सैटरडे संडे या कोई भी हॉलीडे पड़ गया, उस दिन तो मतलब हम्म कम से कम 5-6 घंटे पढ़ता था। बाकी तो ओके। पढ़े 2-3 घंटे ही पढ़ पा रहे थे। अभी आप कितने मॉक लगाते थे मतलब इस रूटीन में? एक मॉक तो देते ही थे। तो आप अभी मॉक लगाने के बाद आप एनालाइज भी करते थे कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती नहीं हो रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं मॉक लगाने के बाद एनालिसिस क्या मतलब, जैसे मॉक मैंने दिया उसके बाद जितने भी क्वेश्चन मेरे गलत होते थे सिर्फ उन्हीं को हम्म देखता था, और जो मतलब सही हम्म होते थे उनमें ये देख लेता था कि कितना समय लग रहा है। अगर समय ज्यादा लग रहा है तो फिर मतलब है कि वो टॉपिक मुझे फिर से पढ़ना है। अगर समय हम्म बराबर लग रहा है तो उसका मतलब वो टॉपिक मुझे क्लियर है। फिर वो टॉपिक छोड़ हम्म देते थे, वो सिर्फ रिवीजन के लिए रखते थे, वो पढ़ने के लिए नहीं है। वो छोड़ दिए। ठीक। जो उसमें समय ज्यादा लग रहा है उसको रिवाइज करना है, जो गलत हो गए उसको तो फिर से एक बार पूरा मतलब पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस तरह से पढ़ते थे। और बाकी जो क्वेश्चन गलत हुए, अगर प्रोफेशनल नॉलेज में कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो उसको सोचते थे कि अगर याद हो जाते हैं तो याद हो जाएं, अगर हम्म समझ सकते हैं तो समझ लें। इस हिसाब से पढ़ते थे। हम्म जी। तो प्रोफेशनल नॉलेज में इस बार एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए थे, आपको कुछ याद है? एक दो कैसे, कौन से क्राइटेरिया में आए थे क्वेश्चंस, या डिफिकल्टी लेवल कैसे थे उनकी? मेरे हिसाब से तो डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं था, मीडियम था हम्म डिफिकल्टी लेवल। और हम्म जो क्वेश्चन आए थे ना, जैसे एक हम्म योजना थी मैम, योजना का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इसमें। ओके, तो कोई उस बात नहीं, हाँ। योजना से हम 5 क्वेश्चन लगातार, मतलब एक क्वेश्चन आया, फिर उसके बाद दो हम्म तीन क्वेश्चन छोड़ के फिर उसी योजना से आया, जिसमें मैम लोन हम्म होते हैं 3 तरह के, शिशु तरुण, ये लोन होते हैं। इस तरह मैम 5 क्वेश्चन उसी योजना से आए थे। तो ओके। हाँ, तो वो 5 क्वेश्चन तो मतलब अगर जिसने योजना पढ़ी है तो वो क्लियर ही हो गए। बाकी मैम बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, फैक्चुअल पेपर था, हम्म बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन हम्म नहीं थे, मीडियम हम्म लेवल के क्वेश्चन थे। अगर मतलब कोई अगर 3-4 घंटे डेली देता है जॉब के साथ साथ तो वो क्रैक कर हम्म। सकता है। अभी मतलब ऐसा होता है कि आपने भी, यू वर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, देन आपको पढ़ाई के लिए गए, फिर से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आप जॉब कर रहे थे, तो इट्स लाइक इट्स अ हेक्टिक शेड्यूल आई वुड से। तो अभी इसके दौरान आपको ऐसा भी लगा होगा कि अरे नहीं करना यार, छोड़ो प्राइवेट में करते हैं, ऐसा कभी लगा था? अगर लगा था तो कैसे आपने खुद को मोटिवेट किया? जब इनिशियल में ज्वाइन किया था तब सोचा था कि अब नहीं तैयारी करेंगे, जॉब ही करते हैं। एक्चुअली मेरा एमबीए जो है फाइनेंस से था, और मेरा शुरुआत हम्म से यही था कि मैं कोई भी ऐसी जॉब करूँ जो फाइनेंस से रिलेटेड हो। तो मेरी, क्योंकि जब प्लेसमेंट हुआ तो सेल्स में हुआ, तो फिर मैं हाँ सोचा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ, हो सकता है वहां हो जाए हम्म बढ़िया सा। फिर उसके बाद हम्म गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करा था, तो उसी बीच में मेरा इसमें एलआईसी एडीओ का एग्जाम निकल गया। फिर एडीओ मैंने ज्वाइन कर हम्म लिया, तो इसमें इसका काम था मैक्सिमम टाइम में जो है फील्ड पे ही रहता था। तो एक्चुअली हम्म मुझे जिसमें मैक्सिमम टाइम में फील्ड पे नहीं रहूँ, फील्ड पे रहूँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम फील्ड पे ना रहूँ। 90% 80% काम जो है वो ऑफिस का काम हो, ऐसी जॉब मुझे चाहिए। हम्म फिर से मैंने इसको मतलब तैयारी करना चालू किया। क्रेडिट ऑफिसर की जब ओके। वैकेंसी आई, लास्ट ईयर जब वैकेंसी आई,
तब मैं तैयारी तो किया, लेकिन उसके बाद पेपर मतलब एग्जाम नहीं दे पाया, क्योंकि क्लोजिंग लास्ट ईयर जब एग्जाम हुआ था मैम, शायद मार्च क्लोजिंग में हुआ था, 30 मार्च या 31 मार्च को एग्जाम हुआ था, तो मेरी क्लोजिंग समय LIC की, तो उसमें छुट्टी नहीं मिलती क्लोजिंग में। ओके, तो अभी आप जैसे पहले भी काम कर रहे थे, आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा था, तो हमको ऐसे सुनना पड़ता है कि व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस तो आपको एग्जाम में वो हेल्प होता है। तो आपके आपके सिचुएशन में क्या हुआ था? आपकी हेल्प हुई थी वो प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से? मैम एग्जाम में तो नहीं हेल्प होता, लेकिन इंटरव्यू में थोड़ा सा ये हेल्प रहता है कि आपने अगर एक्सपीरियंस बताया तो 3-4 क्वेश्चन आपके एक्सपीरियंस से ही आ जाते हैं, तो वो 3-4 क्वेश्चन ओके। तो आसान रहते हैं बताना। बाकी जो हम्म। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं अगर जो एक्सपीरियंस है जिसका, उसने अगर, हम्म। हालांकि मैम एक्सपीरियंस लिखा नहीं था फॉर्म में, तो उन्होंने वहां हम्म। मुझसे पूछा था ओरली, तो मैंने ओरली बता दिया। 4-5 क्वेश्चन हम्म। उन्होंने पूछे, पहले प्रीवियस जॉब से हम्म। पूछे, उसके बाद हम्म। 7-8 क्वेश्चन जो उन्होंने अपने हिसाब से हम्म। पूछे, तो वो 5-6 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि वो इजी हो जाता है आपके लिए। जो शुरुआत होती है हम्म। वो इजी हो जाती है, एक बार आप शुरुआत में खुल गए इंटरव्यू में, फिर तो हम्म। आंसर देते रहेंगे। अगर शुरुआत में ही जी। फंबल होने लगा तो फिर पूरा इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था? मतलब पूरा कैसा गया आपका? इंटरव्यू प्रोसेस तो मेरा नोएडा में इंटरव्यू था, तो मैं एक दिन पहले ही चला गया। मैंने वहां पर होटल लिया, उसके बाद सुबह सुबह हम्म। पहुंचा वहां पे। सबसे पहले हम्म। एंट्री हुई, उसके बाद अलग अलग बैच बनते हैं मैम, कि आपका फर्स्ट बैच में, सेकंड बैच में 10, मेरा 10 बैच था। तो उसके बाद हम्म। वहां पे मेरा इंटरव्यू होते होते 2:30 बज गया था। शुरुआत में हम्म। नर्वस भी रहता है, ब्रेकफास्ट भी उन्होंने दिया, लंच भी दिया, लेकिन वो करने हम्म। का मन नहीं होता है जब तक इंटरव्यू हो नहीं जाए। एक बार इंटरव्यू हो गया उसके बाद सारी चीजें अच्छी लगती हैं, जब तक इंटरव्यू हुआ नहीं तब तक बात करने का भी मन नहीं होता है किसी से। तो हाँ। फिर वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताने लगते हैं कि अगर नहीं आ रहा है तो फिर वो नर्वसनेस में पहले ही आदमी चला जाएगा, हम्म। सोचा कि अरे अब तो नहीं हो पाएगा। तो आपका ऐसा कुछ पूछा था, मतलब ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था कि ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जो आपको वैसा कह रहे मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या फिर ऐसा कुछ भी जो सरप्राइज किया आपको तो वहां पे? मैम इंटरव्यू रूम में जैसे ही मैं पूछा तो उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिया, फिर उसके बाद एक हम्म। क्वेश्चन मुझसे पूछा कि आपके नाम की फेमस पर्सनालिटी कौन है, अमित मिश्रा नाम से कोई फेमस पर्सनालिटी को जानते हो? नहीं जानते। हाँ, वो तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। हाँ। हाँ, वो क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड था। फिर उसके बाद हाँ। सारे क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड थे कि हाँ ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं। तो अभी सपोज कोई 2-3 मंथ्स में अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो फर्स्ट 3 मंथ्स कैसा होना चाहिए? उनका प्लान, उनका स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके हिसाब अब से? अगर मैम वो कहीं जॉब में है तो वो डेली हम्म। 4 घंटे उनको निकालने पड़ेंगे इसके लिए, पढ़ाई के हम्म। लिए एक मॉक डेली देना पड़ेगा। प्लस हम्म। मतलब मॉक के मतलब ये नहीं प्रोफेशनल नॉलेज का मॉक, ये रीजनिंग मैथ और इंग्लिश का मॉक देना पड़ेगा डेली, क्योंकि वो पेपर मतलब अगर वो क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर आगे का प्रोफेशनल नॉलेज जितना भी अच्छा हो बेकार ही है। तो वो मॉक हम्म। एक डेली देना पड़ेगा। उसके बाद हम्म। लास्ट में जो 1 मंथ बचता है उसमें प्रोफेशनल नॉलेज का मॉक डेली देना पड़ेगा। लेकिन डेली हम्म। प्रोफेशनल नॉलेज पढ़ना पड़ेगा, 3-4 घंटे मतलब डेली निकालने पड़ेंगे। और जो वीकेंड हम्म। मिलता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है या कोई हॉलीडे होता हम्म। है, तो उसमें हम्म। 5-6 घंटे देने पड़ेंगे। तो अगर उससे देते हैं तो तीन हम्म। चार घंटे में एग्जाम निकल सकता है आसानी से। तो आपका ऐसा हुआ था कि पूरे जर्नी में, प्रिपरेशन जर्नी में ऐसा हुआ कि ये 3 या 4 मैंने गलतियां कर दी, अभी ये फिर से कोई और एस्पिरेंट ना करे, तो ऐसा आपका कुछ है क्या सजेशन? ये गलतियां वो ना करे जो आपने ऑलरेडी कर ली है। मैम क्योंकि मुझे देखिए मैथ, BSc मेरा बैकग्राउंड मैथ से ही रहा है, तो मुझे हम्म। मैथ बहुत ज्यादा मतलब अच्छी लगती है। तो जो मैं हम्म। मैथ का मॉक देता था ना, तो एक दिया, फिर हम्म। उसके बाद जितने सेक्शनल थे वो सारे दे डाले हैं। मैंने वहां पे एग्जाम में ओके। जब क्वेश्चन किए थे तो 25 क्वेश्चन मैंने मैथ के किए। तो हम्म। वो मुझे हम्म। लगता है कि वो एक्सेस ही कुछ कर रहा था, वो नहीं हम्म। करना चाहिए लोगों को। जो अगर जो क्वालिफाइंग नेचर का है तो उसमें 12, 13, 15 क्वेश्चन करके छोड़ देना चाहिए। बाकी प्रोफेशनल हम्म। नॉलेज पे फोकस करके अगर उसमें 35 के 40 हो जाए या 50 हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। और अभी ऐसा कुछ 2-3 गोल्डन टिप्स जो आप अभी एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे कि ये करो एग्जाम के लिए? आपने ऑलरेडी बता दिया कि 3-4 महीने के लिए प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, पर फिर भी जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं है अभी ऑलरेडी, या फिर वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, तो उनके लिए कुछ ऐसे टिप्स? बस मैम एक ही टेप कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी मैम। अगर हम्म। कंसिस्टेंसी रखते हैं तो फिर पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। कोई भी पेपर होगा, हम्म। कंसिस्टेंसी रख रहे हैं तो पेपर क्लियर हो जाएगा। मैं हम्म। पिछली बार मतलब RRB स्केल 2 का पेपर इसी ने क्लियर हुआ क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी नहीं रखी। 2 दिन पढ़ा 3 दिन गैप, हम्म। 2 दिन पढ़ा फिर 3 दिन गैप हो गया।
तो उस हम्म। नहीं निकला, क्योंकि अगर 3 दिन का गैप हो रहा है तो 2 दिन जो पढ़ा है वो भूल जाता है पूरा, फिर हम्म। से आपको जीरो से शुरू करना है। अगर 2-3 दिन का भी हम्म। हुआ, तो वो गैप अगर 2 दिन से ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि पीछे वाला हम्म। भूल गया, तो फिर से आगे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 2 दिन से ज्यादा तो पहली बार गैप नहीं लेना है पढ़ाई में, और डेली अगर पढ़ रहे हैं तो पेपर निकल सकता है। जी जी, वो मतलब कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जितना ही आप कोशिश करो, कैसे भी करो, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तभी, लेकिन बिल्ड्स अप टू अ हाँ, भले ही गुड नहीं लेवल। समय मिलता तो हम्म। 1 घंटे भी पढ़ लिया तभी। पढ़ना जरूरी है कि अगर 1 घंटे भी पढ़ा तो पढ़ लिया, हाँ, वो वो प्रैक्टिस रहना चाहिए मतलब। हाँ, गैप वही मेन है। ठीक है अमित जी, that's a wrap. Thank you so much for sharing your journey and your valuable insights with us. And I hope all of you who are watching this video found this session helpful. Remember, success is a journey and every small step matters. That's it. Thank you, Amit.